नमस्कार दोस्तों। जिस ग्वादर बंदरगाह को लेकर पाकिस्तान इतना इतराता है, वो वाकई में इसका इलाका था ही नहीं। यानी आजादी के 11 साल बाद तक भी ये इलाका पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं था, बल्कि किसी और ही देश का ये इलाका हुआ करता था। और उस देश ने इसे पाकिस्तान को सौंपने से पहले ये प्रस्ताव भारत के सामने रखा था कि भारत इस इलाके को अपने इलाके में मिला ले। और उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि बीच में पाकिस्तान पड़ता है, अगर ये वाला इलाका हमने ले लिया तो पाकिस्तान हमसे नाराज हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समुद्री इलाके से यह इलाका काफी ज्यादा दूर रह जाता है, इसलिए हम यहाँ आकर क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम वहां तक जाएंगे तो हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, इसलिए ये वाला इलाका हमें नहीं चाहिए। और बाद में ये इलाका किसे सौंप दिया गया? पाकिस्तान को सौंप दिया गया। और आज इसी के दम पे पाकिस्तान चाइना से भीख मांगता है और चाइना हमारे अरब सागर के इलाके के आसपास तक घूमता है। अगर ये वाला इलाका हमारे पास होता तो हमें ईरान के चाबहार बंदरगाह की भी कोई जरूरत नहीं होती। भारत बड़ी आसानी के साथ में पाकिस्तान को भी घेर सकता था और बड़ी आसानी से मध्य एशिया के साथ में, रशिया के साथ में, यूरोप के साथ में भी व्यापार कर सकता था। पर एक गलती का नतीजा आज दिन तक भुगतना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार ये ग्वादर पोर्ट वाला इलाका किस देश का हुआ करता था, उस देश ने भारत को देने के लिए प्रस्ताव क्यों रखा था, और बाद में ये इलाका पाकिस्तान के पास कैसे चला गया, और क्या यहाँ पर पंडित नेहरू ने कहते हुए इनकार कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले देखिए, आपको आज की चीजें जानने से पहले इतिहास में जाना होगा और हम जाएंगे 18वीं शताब्दी में कि उस समय यह इलाका किसके पास था। अब जरा यहाँ मैप में देखिए, ये जो आपको ग्वादर पोर्ट का इलाका दिखाई दे रहा है ना, ये केवल ग्वादर पोर्ट का इलाका नहीं था, बल्कि क्या था, इतना सारा जमीनीगत इलाका भी हुआ करता था। यानी केवल बंदरगाह नहीं, बल्कि इतना सारा जमीनीगत इलाका भी हुआ करता था, है ना। अब ये जो ग्वादर वाला इलाका है, ये उस समय हुआ करता था खानत ए कलात के हाथों में। खानत ए कलात एक बहुत बड़ी स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, जो कि आज का बलूचिस्तान है। अब कई सारे लोगों के मन में सवाल भी आता है, क्या बलूचिस्तान भारत की कोई रियासत थी जो पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहती थी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान को पहले खानत ए कलात के नाम से जानते थे और ये भारत का इलाका भी नहीं थी, ये पाकिस्तान का इलाका भी नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। और यहाँ के कलात के राजा हुआ करते थे नासिर खान प्रथम। बहुत अच्छे से अपनी रियासत को संभालते थे और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। तभी एक बहुत बड़े तूफान की आहट आती है और ये आहट आती है खाड़ी देश की तरफ से। ये आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा ओमान। ओमान के अंदर राजा महाराजा की प्रथा हुआ करती थी, राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। ओमान के अंदर भाई भाई आपस में लड़ाना शुरू हो जाते हैं सत्ता को लेकर। सबसे बड़ा बेटा ही क्या करता है, गद्दी पर बैठता है, पर सबसे बड़े वाले बेटे को लात मार के भगा दिया जाता है कि तू यहां से निकल जा, तेरे को यहां पर गद्दी नहीं मिलेगी। और वो जो सबसे बड़ा बेटा होता है, वाकई में गद्दी का हकदार होता है, वो 1783 में 1783 के अंदर यहां से निकलता है और यहां से भगकर कहां आ जाता है, ग्वादर यानी कि इस कलात वाले इलाके में, जो कि आज का बलूचिस्तान है, इस इलाके में आकर पहुंच जाता है। यहां आता है और नासिर खान से मिलता है। कौन आता है? तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि उस समय ओमान के सुल्तान बनने वाले थे पर बन नहीं पाए। इनका नाम था सुल्तान बिन अहमद। ये आते हैं कनात के राजा के पास में और इनसे आकर बोलते हैं कि भाई साहब, मुझे भगा दिया गया है, मैं आपके पास में शरणार्थी बनकर आया हुआ हूं और आप हमारी मदद कीजिए, हमें रहने के लिए थोड़ा सा आश्रय दे दीजिए। दया आ जाती है बलूचिस्तान के राजा को। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक राजा हैं तो राजा की तरह ही रहेंगे और इसके लिए आपको बलूचिस्तान के अंदर यानी खानत के अंदर कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। हम आपको एक अलग इलाका देते हैं और ये वाला इलाका उस समय भी ग्वादर के नाम से जाना जाता था। एक बहुत बड़ा भूमिगत इलाका और समुद्री इलाका हुआ करता था। ये पूरा इलाका किसे दे दिया? ये इलाका दे दिया ओमान के राजा को। कब दे दिया? 1783 के अंदर, कि आप बहुत आसानी से यहाँ रह सकते हैं, आराम से अपना राजपाट यहीं बैठकर चला सकते थे, ओमान के ऊपर भी आप निगरानी कर सकते हैं, मस्त रहिए आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
अब तक ये इलाका किसके पास था? कलात यानी बलूचिस्तान के पास। अब किसके पास चला गया? ओमान के पास। समय बीता, ओमान के राजा कई वर्षों तक यहाँ पर रहे और अंततः सत्ता का टकराव यहाँ पर खत्म हुआ और एक दिन ओमान से संदेशा आता है, कहाँ? ग्वादर की तरफ, कि आपको बुलाया जा रहा है, आपका राज्य अभिषेक होना है, क्योंकि सत्ता आपको दी जा रही है। सारे भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है भाई साहब, यहाँ ग्वादर से राजा निकलकर वापस कहाँ पहुंच जाते हैं? ओमान के अंदर पहुंच जाते हैं। ओमान की राजगद्दी संभाल लेते हैं और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। पर सवाल ये उठता है कि वो वापस यहाँ आ गए थे तो वो वाला इलाका बलूचिस्तान को दिया क्या? नहीं दिया, क्योंकि बलूचिस्तान वालों ने तो इन्हें दे दिया था, भेंट कर दिया था कि आप रहिए, आराम से मस्त रहिए, नहीं चाहिए। ये वाला इलाका इनके पास था। अब ओमान के जो राजा थे वो इस वाले इलाके को तो संभाल रहे थे, पर ये वाला इलाका जहां उन्होंने अपने छोटे मोटे मछुआरों को बिठा दिया था, जो मछली पकड़ते थे और आराम से छोटी मोटी कॉलोनी यहाँ बसा दी थी, जो क्या करते थे? खाने पीने का काम करते थे। अब वो पहलू आपको समझ में आया। अब आप थोड़ा सा इस पहलू की तरफ आ जाइए कि भारत के अंदर उस समय हुआ करते थे अंग्रेज, और अंग्रेजों को 1800 के दौर में आते आते ये बात समझ में आ रही थी कि हमारे पास केवल भारत पाकिस्तान का इलाका होगा, उससे काम नहीं चलेगा। अगर इसके आसपास के इलाके में यानी खाड़ी देशों के अंदर अगर जर्मनी आकर बैठ गया, जापान आकर बैठ गया, रशिया या फिर अमेरिका आकर बैठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। हम जो अभी लूट लूट कर यहाँ से व्यापार कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसके लिए अब हमें भारत तो चाहिए चाहिए, भारत का समुद्री इलाका भी चाहिए, पर आगे तक का पूरा अरब क्षेत्र भी हमें चाहिए। अब अंग्रेजों के मन में खतरनाक प्लान बनने लगा। अंग्रेजों ने सोचा कि धीरे धीरे करके एक एक को अपने आधिपत्य में ले लेते हैं। अंग्रेज पहुंच जाते हैं इन सारे इलाके में और सारे इलाके को बोलते हैं कि आप सब स्वतंत्र रहिए, बस आपकी विदेश नीति हमें दे दीजिए। यानी किसके साथ व्यापार होगा, कौन यहाँ आकर रहेगा, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी आप मस्त रहिए। ठीक है भाई, अंग्रेजों ने इनकी बात मान ली, क्योंकि इनको भी व्यापार मिल रहा था और खास करके इनकी नजर थी ओमान की तरफ। अब ओमान के ऊपर इसकी नजर क्यों थी? उसके पीछे की वजह यह है, आज ओमान केवल एक छोटा सा देश दिखता है, उस समय ओमान के पास में बहुत सारी चीजें थी। यानी ये जो आपको हॉर्मुज स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, फारस की खाड़ी दिखाई दे रही है, ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितने भी छोटे मोटे बंदरगाह आते हैं यहाँ से यहाँ तक, सबके ऊपर केवल और केवल एक देश का कंट्रोल था, यानी एक रियासत का कंट्रोल था, वो था ओमान। दूसरी बात, फारस की खाड़ी के अलावा मकरान तट क्षेत्र की बात करें तो उसके ऊपर भी इसका राज था। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ बताया है, ग्वादर वाला इलाका जो कि मस्कट वाला इलाका हुआ करता था, और ये वाला इलाका भी ओमान के पास। यानी आप यहाँ पर एक बात समझिए कि ओमान के पास कौन कौन सा इलाका था। ये इलाका यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतना सारा इलाका ओमान के पास था, इसलिए ओमान बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब ओमान से हाथ मिला लिया और अंग्रेज क्या करने लगे? बहुत अच्छे से व्यापार करने लगे, और इधर स्वेज कैनाल का रास्ता भी बन गया। अब अंग्रेज क्या करते थे? भारत से जितना भी माल का लूट कर निकलते थे, अरब देशों से भी जितना माल का लूट कर निकलते थे, वो यहाँ से होते हुए, स्वेज कैनाल से होते हुए यूरोप तक अपना सामान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अब क्या हुआ? भारत के साथ अरब देशों के रिश्ते भी सुधरना शुरू हो गए, क्योंकि अरब देश व्यापार के भारत के साथ में बहुत अच्छे से व्यापार कर रहे थे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला था। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए, समय बीता और समय बीतने के साथ ही अंग्रेजों का भारत से जाने का समय आ चुका था, बंटवारे का समय आता है। भारत का टुकड़ा होता है, पाकिस्तान बनता है 1947 के दशक में, और पाकिस्तान को कुछ छोटे मोटे पार्ट देकर पाकिस्तान बना दिया जाता है। ठीक है भाई, अब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के पास में मौजूद नहीं था। यानी पाकिस्तान को ये इतना बड़ा इलाका तो मिला, पर यह बलूचिस्तान वाला जो इलाका है ये इसके पास मौजूद नहीं था, इसे नहीं दिया गया था। और पाकिस्तान की बुरी नजर पड़ी थी कलात वाले इलाके पर, और पाकिस्तान ने अपने घुसपैठिए जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर भेजे थे, वैसे ही घुसपैठिए कहाँ भेज दिए? इस वाले इलाके में, और जबरदस्ती बलूचों को दबाया गया और बलूचिस्तान का इलाका किस में मिला लिया? पाकिस्तान के अंदर मिला लिया।
अब पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान तो आ गया था, पर ये इतना सा दिखने वाला इलाका है, ग्वादर वाला इलाका, ये आज भी ओमान के पास में है। ये वाला इलाका इन्हें नहीं मिला था। यानी 1947 की मैं बात कर रही हूँ। 1947-48 में संघर्ष चला, बलूचिस्तान इनके पास आ गया, पर ये वाला इलाका इनके पास नहीं आया। मतलब अभी भी ये इलाका किसके पास में था? ये इलाका था ओमान के पास में। समय बीता और ओमान के राजा ने एक अनाउंस किया कि भाई साहब, अब हमें ग्वादर वाला इलाका नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई भाई, ग्वादर वाला इलाका नहीं चाहिए? जरा सुनिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ओमान। ओमान के पास में ऑलरेडी लंबी चौड़ी सीमा है, सब कुछ है। ओमान से इतना ज्यादा दूर, कितना दूर है? ये रहा ग्वादर वाला इलाका। ग्वादर लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ओमान के राजा ने यह अनाउंस किया कि हमें यहाँ से कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। चाहे अंग्रेजों ने यहाँ जहाज रोकने का स्टैंड बनाया हो, मतलब एक बस स्टैंड होता है वैसे जहाज रोकने के लिए एक क्षेत्र बनाया हो, बंदरगाह हम नहीं बोल सकते क्योंकि बंदरगाह था नहीं, एक बहुत बड़ी जगह बन गई थी टेलीग्राफ के लिए, यहाँ पर केबल तक बिछा दी थी इसने, टेलीग्राफ के केंद्र भी बना दिए, फिर भी यहाँ अच्छा खासा डेवलपमेंट है नहीं और हमें ज्यादा फायदा भी यहाँ से नहीं हो रहा है। इस वजह से ओमान ने यह अनाउंस किया कि हमें ये वाला इलाका बेचना है, हमें ये वाला इलाका चाहिए ही नहीं और हम इस इलाके को देना चाहते हैं। अगर कोई भी देश इसे लेना चाहे तो हमारे पास में आ जाए। और सबसे बड़ा सवाल ओमान के दिमाग में चल रहा था कि हमें एक बार भारत से बात कर लेना चाहिए, क्योंकि अरब देशों का भारत के साथ में व्यापारिक रिश्ता रहा है, इसलिए हमें भारत के पास में जाना चाहिए। अच्छा, ये भारत के पास में जा रहा है, इससे पहले आप जरा सुनिए ओमान बेच क्यों रहा है। ओमान बेच रहा है उसके पहले की वजह यह है कि ओमान से 500 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए जाना, रख रखाव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरा, जो भी सैनिक या पुलिस वाले जो भी इसने तैनात कर रखे हैं उनको सैलरी देना ही भारी पड़ रहा है, जबकि यहाँ से उतनी सारी इनकम नहीं आ रही है। मतलब आज के समय में, उस समय की हम बात कर रहे हैं, 1958 के दशक की हम बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर कोई बंदरगाह नहीं था और कोई ज्यादा जहाज भी यहाँ से नहीं निकलते थे। इस वजह से ये जगह उसके लिए किसी काम की नहीं थी, इसलिए उसने बेचने का फैसला कर लिया। अब बेचने से पहले ओमान के राजा ने बोला कि हम भारत के साथ अच्छे से व्यापार करते आए हैं, भारत एक बहुत अच्छा दोस्त भी है, बहुत अच्छा देश भी है, तो हमें एक काम करना चाहिए, एक बार भारत से मिलकर पूछ लेना चाहिए। अगर भारत ये इलाका लेना चाहे तो उसके पास ही इलाके में लग रहा है, इसके लिए उसका फायदा होगा। ठीक है भाई साहब। ओमान के जो राजा हैं सुल्तान जी कहाँ पहुंच जाते हैं? भारत के पंडित नेहरू जी के पास में पहुंच जाते हैं और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को ये ऑफर देते हैं कि हम ग्वादर वाला इलाका बेचना चाहते हैं और हम इसे देंगे 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी उस समय लगभग 1.5 करोड़ के आसपास उसकी कीमत थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ज्यादा कुछ खास कीमत नहीं हुआ करती थी उस समय। 1 अमेरिकी डॉलर लगभग भारत के 4 रुपए के आसपास हुआ करता था, 4 साढ़े 4 के आसपास। तो 1.5 से 2 करोड़ के आसपास इसकी कीमत लगाई थी। अमेरिका के 3 मिलियन डॉलर की इन्होंने डिमांड रखी कि वो हमें दे दीजिए और आप ये वाला इलाका अपने पास रख लीजिए। आप अगर ये वाला इलाका ले लेंगे तो बहुत अच्छे से आने वाले टाइम में व्यापार कर पाएंगे। ठीक है भाई। पंडित नेहरू ने बड़ी शांति से इनकी बात सुनी और बाद में जवाब दिया कि ये वाला इलाका हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए उसके पीछे की पहली वजह, सियासत नहीं गरमाना चाहते हैं बिना फालतू की। दूसरा, अभी अभी भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, अगर हमें इस इलाके तक पहुंचना है तो बीच में हमें पाकिस्तान को क्रॉस करना पड़ेगा और फिर हम इस इलाके में जाकर पहुंचेंगे। ये इलाका आपको दिखाई दे रहा है, इस इलाके में जाकर पहुंचेंगे, यानी इतना पाकिस्तान हमें कवर करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए हमें ये इलाका नहीं चाहिए। तीसरा, अभी हम रियासतों का एकीकरण करने में बिजी हैं। कश्मीर की वजह से, हैदराबाद की वजह से, वांगलकोर की वजह से, भोपाल की वजह से, जोधपुर की वजह से, त्रावणकोर की वजह से, इन सारी रियासतों की वजह से हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, इसलिए ये वाला इलाका हमें नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का समुद्री इलाका, ये आप देखिए, भारत का समुद्री इलाका यही खत्म हो रहा है, हम वहां आकर क्या करेंगे? हमें चाहिए ही नहीं। और हम ले भी ले तो भारत की सेना वहां तक जाएगी आएगी, इसमें भी 500,000 किलोमीटर की दूरी पड़ जाएगी, इसीलिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। हमें ये वाला इलाका नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में बंटवारा हुआ है जिस वजह से शरणार्थी संकट से भी हम जूझ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए और हमारे पास पैसा भी नहीं है। सीधी सी बात कह के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकार कर दिया। ओमान के राजा वापस लौट जाते हैं, कहाँ? ओमान की तरफ लौट जाते हैं। अब ओमान के राजा सोच रहे हैं कि कोई तो आएगा खरीदारी से लेने के लिए,
क्योंकि भारत हमें सबसे बड़ा दिख रहा था लेने के लिए, भारत ने लेने से इनकार कर दिया। अब क्या किया जाए? अब आप देखो, अंग्रेजों के मन में एक नए प्रकार की खुरापाती उठ रही है। भारत ने तो इनकार कर दिया, पर अंग्रेज नहीं रुकने वाले थे, क्योंकि भारत को वापस एक जगह स्थिर होने में, आर्थिक स्थिति में मजबूत होने के लिए ये कभी नहीं चाहते थे, और इसी वजह से अंग्रेजों ने भारत के टुकड़े किए। तभी तो अंग्रेजों के मुंह से ये बात निकली थी कि जो रियासत जैसे रहना चाहे वैसे रह सकती है। अंग्रेज चाहते तो बोल सकते थे 2 टुकड़े नहीं होंगे, एक ही देश बनेगा, सब रियासतें एक होगी। नहीं, इन्होंने टुकड़े किए ना टुकड़े, बिल्कुल। अब अंग्रेजों का आप जरा सुनिए। अंग्रेजों ने बोला कि ठीक है, भारत ने नहीं लिया, ये हमें पाकिस्तान को दे देना चाहिए। ओमान के राजा के पास संदेशा भिजवाया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास पड़ता है, पाकिस्तान का कराची बंदरगाह बिल्कुल यहां से नजदीक है। दूसरा, पाकिस्तान एक छोटा सा देश जरूर बना है, पर व्यापार करने में कठिनाई होगी, है कि नहीं? व्यापार करने में बड़ी कठिनाई होगी, स्थिर रहेगा, कम से कम व्यापार इसका बढ़ेगा, और बहुत सारा फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान के बिल्कुल पास में पड़ता है, बलूचिस्तान भी इसने ले लिया, तो ये वाला इलाका इसको दे दो। ठीक है भाई। अब ये बात पाकिस्तान भी सोचता था कि ये वाला इलाका हमें ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत से डर लग रहा था। भारत से डर क्यों लग रहा है? आप जरा सोचिए। इस वाले इलाके की हम बात करें तो यहाँ पर उस समय केवल एक बंदरगाह हुआ करता था, और इसका नाम था कराची बंदरगाह। पाकिस्तान के मन में डर था कि हमने जबरदस्ती देश तो बना लिया, पर कल अगर लड़ाई हो गई ना, तो भारत वाले हमें नहीं जीतने देंगे। भारत की नौसेना आएगी, 1 सेकंड में कराची को फोड़कर चली जाएगी, हमारा व्यापार यहीं ठप हो जाएगा, पाकिस्तान पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, समुद्री इलाके में हम नहीं आ पाएंगे। और एक और पोर्ट था, मीर पोर्ट, जो कि पोर्ट हम उस समय का नहीं बोल सकते, आज तो है, उस समय कुछ नहीं था, तो उसके ऊपर भी ये कहीं ना कहीं सोच रहा था कि एक और हमारे पास में है, और एक और ऑप्शन अगर ग्वादर बंदरगाह आ जाए तो उसकी बात ही अलग होगी। इसीलिए पाकिस्तान वालों ने सोचा कि क्या किया जाए, अंग्रेजों से ही बात कर ली जाए। जब पाकिस्तान वालों ने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा तो अंग्रेज तो पहले ही खुश था। वो बोल रहा था मैं तो यही चाहता था कि पाकिस्तान में मिले, चलो एक काम करते हैं, दोनों चलते हैं। कहाँ? ओमान चलते हैं, ओमान के राजा से बात करते हैं। अंततः पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रहे ओमान के सुल्तान, और ये एक अंग्रेज अधिकारी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पहुंच जाते हैं ओमान के राजा के पास में और बोलते हैं कि हमने सुना है आप ग्वादर को बेच रहे हैं, आपने पहले भारत के सामने प्रस्ताव रखा है, तो ये वाला इलाका आप हमें दे दो ना, हम लेने के लिए तैयार है। अब ओमान को तो बेचना था, ओमान ने बोला ठीक है, भारत को बोला, भारत ने नहीं लिया, अगर आप लेना चाह रहे तो ले लो, पर हमें चाहिए 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है भाई, पाकिस्तान ने बोला दे दिया आपको। जरा सोचो, पाकिस्तान के पास वो पैसे कहां से आए? भारत वालों के पास में पैसे नहीं थे, पर पाकिस्तान वालों के पास पैसे थे, और पाकिस्तान ने अंततः 8 दिसंबर 1958 को एक समझौता किया, 3 मिलियन डॉलर सौंपे ओमान के राजा को, और ये वाला हिस्सा अपना बनाते हुए पाकिस्तान का झंडा वहां पर लहरा दिया। अब इसी वजह से आज रोना पड़ रहा है, बहुत बुरी तरीके से रोना पड़ रहा है। अब आप जरा देखो, अब जैसे ही ये इलाका पाकिस्तान में मिला, पाकिस्तान में खुशियों का माहौल छाया हुआ था, और एक तरफ अमेरिका के एक भूवैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम है वार्थ कॉन्ड्रिक। इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था जो उस समय बड़ा वायरल हुआ था। वायरल मतलब आज के जैसे सोशल मीडिया पे नहीं, ऐसे एक दूसरे देशों के अंदर तक बात पहुंची थी। उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि आज जिस ग्वादर बंदरगाह को भारत ने छोड़ दिया है, उसे लेकर भारत को फ्यूचर में पछताना पड़ेगा। दूसरा लिखा गया था, आज जिस ग्वादर बंदरगाह को लोग मछलियां पकड़ने का स्थान समझ रहे हैं, वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बन सकता है, यानी बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बन सकता है। और तीसरी बात यहाँ पर कही थी कि अगर भारत ने ये इलाका ले लिया होता तो पाकिस्तान के साथ कभी युद्ध होता तो उसे घेरने में बड़ा काम आता, पर ये बात कौन मानने वाला था? उस समय भारत ने सुना ही नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कही थी कि आज ओमान के राजा ने इसे लेकर डील करी है, कल ओमान के राजा जरूर पछताएंगे, और आज पछता भी रहे होंगे, ये वाला इलाका दिया क्यों, है कि नहीं। अब आप जरा सुनिए, ये वाला स्टेटमेंट पहुंच गया था चाइना के पास में। किसके पास? चाइना के पास ये वाला इलाका पहुंच गया था, माफ कीजिएगा, ये वाली बात चाइना के पास पहुंच गई थी। और चाइना वाले एंट्री करते हैं अब पाकिस्तान की तरफ कि ये वाला इलाका अगर अपने पास आ गया तो अरब सागर कहीं नहीं गया। और आज ग्वादर बंदरगाह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है क्योंकि चाइना की एंट्री होती है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को चाहिए था पैसा, और भर भर के पैसा देना शुरू कर दिया चाइना ने, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय बाद भारत भी दुश्मन बना था।
अब पाकिस्तान का सपोर्ट करना शुरू कर दिया चीन ने, और चीन ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि बोल दिया पाकिस्तान तेरा डेवलपमेंट मैं ही कर दूंगा, किसी और की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। चाइना की एंट्री 1990 में पाकिस्तान के अंदर होती है और 2013 के आते आते इसने सीपीईसी प्रोजेक्ट ला दिया, जिससे पूरे पाकिस्तान के बीचों बीच एक सड़क निकाली, और यह सड़क खत्म होती है ग्वादर बंदरगाह पर, जिसे लेकर चाइना कई बार बोल चुका है कि मैं इसे मिनी दुबई बनाकर छोड़ूंगा। किसको? ग्वादर बंदरगाह को। और आज ये ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के पास मौजूद है। इसी वजह से पाकिस्तान को चाइना कर्ज देता है। इसी वजह से आज अरब सागर के क्षेत्र में चाइना के सैनिक दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान किसके साथ जाकर मिल गया? चाइना के साथ में। अगर ये इलाका हमारे पास होता तो क्या चीन की हिम्मत होती कि अरब सागर के इलाके में आकर बैठ जाए? अगर ये वाला इलाका हमारे पास होता तो इससे ये ग्वादर बंदरगाह से जस्ट 110 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार बंदरगाह है, जो कि ईरान का बंदरगाह है, हमने लीज पर ले रखा है। क्या उस बंदरगाह की हमें जरूरत होती? क्योंकि इसी बंदरगाह के माध्यम से हम अफगानिस्तान के अंदर होते हुए कजाकिस्तान, रशिया तक हम व्यापार करते। और अगर ये वाला इलाका हमारे पास होता तो क्या हम बड़ी आसानी से व्यापार नहीं कर सकते थे? इस पाकिस्तान को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे? अगर युद्ध होता तो भारत समुद्री इलाके में ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, गुजरात मुंबई वाला इलाका, यहाँ से भी अटैक करता और यहाँ से भी अटैक करता। क्या पाकिस्तान बच सकता था? नहीं। तो क्या आप ये मानते हैं कि पंडित नेहरू ने उस समय जो फैसला किया था वो सही था या फिर गलत था? क्या किस प्रकार से भारत के पास कोई पैसों की कमी आ गई थी, भारत ने उस समय लेने से इनकार क्यों कर दिया? पाकिस्तान जो नया नया देश बना ही था, जिसे दुनिया ने मान्यता तक नहीं दी थी, उसके पास पैसा पहुंच गया और उसने ओमान के साथ में जाकर डील कर दी। क्या यहाँ पर अंग्रेजों ने नए प्रकार की चीटिंग करी थी? और क्या आप जरूर ये बात मुझे लिखिएगा, क्या ओमान आज पछताता होगा इस इलाके को पाकिस्तान को सौंपकर? अब आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये वाला इलाका अगर भारत के पास होता तो पाकिस्तान को कैसे मजा चखाया जा सकता था। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, पंडित नेहरू को लेकर, ओमान के राजा को लेकर और तलाक के राजा को लेकर जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।